नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 10। 9, 8 एंड 9 हमने एक साथ कर लिए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 10 है बुक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। ये प्रोसेस क्या है उसको उससे पहले अपन देखें क्या, जैसा कि मैग्नेटिक फ्लक्स। तो प्रीवियस वीडियो में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की थी वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, है ना, अगर हम कोई एरिया प्लेस्ड कर दें तो इस एरिया के परपेंडिकुलरली निकलने वाली लाइन ऑफ फोर्सेस को, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स passing perpendicularly to the area of field is known as electric flux or it is denoted by phi E। आपने बोला था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, अगर ये छोटा सा एरिया ds है ना, E इंटेंसिटी है और ये क्या था, नॉर्मल ऑफ सरफेस, दोनों के बीच का एंगल थीटा, इसलिए इसमें ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फाई ई से शो करते थे आप। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आपका फॉर्मूला होता था, है ना। इसकी यूनिट क्या होती थी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट होती थी। अब देखना, अगर हम ये एरिया किसी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बी में रख दें, सेम एरिया, तो अब हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली टू द एरिया ए ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई ओनली। देन 5 क्या बन जाएगा आपका, इंटेंसिटी बी हो तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यू कैन राइट व्हाट, बी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होगा, इस एरिया के नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और इंटेंसिटी बी के बीच का एंगल थीटा कहलाता है। क्लियर। तो ये फाई की वैल्यू होती है ना, बी ए कॉस थीटा। अब जैसा कि आपको वहां पर भी पता था कि व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो नंबर ऑफ फोर्स लाइन मैक्सिमम होंगी। सरफेस अगर परपेंडिकुलर है फील्ड के तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, 0। हाँ, आपको बताया था सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो एंगल हमेशा सरफेस के नॉर्मल से नापा जाता है। ऐसे देख लें आप, ये सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है। अब नाउ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो आप देख रहे होंगे एंगल इससे नपता है नॉर्मल से हमेशा, तो ये दोनों पैरेलल दिख रहे होंगे। मतलब परपेंडिकुलर में 0 डिग्री लिया जाता है और पैरेलल में 90 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम। और जब सरफेस किस फील्ड के पैरेलल होगा तो, है ना, फाई की वैल्यू 0 होगी, मतलब कोई भी लाइन ऑफ फोर्स इससे नहीं निकलेंगे। तो वैसे भी देखो, ये लाइन ऑफ फोर्स जा रही हैं और आप किसी सरफेस को ऐसा रख दोगे तो यहाँ से कैसे निकलेगी कोई लाइन ऑफ फोर्स, तो टच करते हुए सीधे निकल जाएंगे इसको, इसमें से एक भी नहीं जाएगी। दैट्स वाई फ्लक्स 0 हो जाता है। क्लियर। अब इसकी यूनिट आप देखोगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट। और ए मीन्स एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो मीटर स्क्वायर हटेगा तो इसकी यूनिट प्लेन क्या बनेगी, वेबर ओनली, वेबर। और यू कैन राइट व्हाट, टेस्ला। इंटेंसिटी की यूनिट टेस्ला इनटू एरिया की मीटर स्क्वायर, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर और ओनली वेबर, इट्स एसआई यूनिट, है ना।
इसकी CGS यूनिट जो होती है, इसकी CGS यूनिट मैक्सवेल होती है। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। क्लियर? 1 वेबर रिलेशन है ये, 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है वास्तव में? टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स हैं जो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर निकलती हैं, उसी को हम फ्लक्स बोल देते हैं। लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा, और लाइन ऑफ फोर्स अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं तो वो कौन सा फ्लक्स कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्लियर? नाउ अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये प्रोसेस क्या है। नाउ वी सी द हेडिंग ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है? तो देखो, एक प्रोसेस देखें आप। सपोज हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल को सिंबल में, कॉइल है ना, किसी कोर को लेकर उसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स लेके बनाई जाती है। हमने देखा गैल्वेनोमीटर में भी कॉइल बनाई थी, है ना। वैसे ही एक कॉइल है सपोज हमारे पास, ये एल नाम दे रहा हूँ मैं इसको। इस कॉइल के बोथ एंड पर मैंने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है, और ये कॉइल को क्लोज्ड कर दिया, क्लोज सर्किट में है, कॉइल से मैंने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा। आप देख रहे हो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कोई करंट इसमें नहीं दे रहे हैं, सिंपल एक कॉइल है, कॉइल से मैंने गैल्वेनोमीटर बस कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ठीक है, एक मैग्नेट लिया है ये NS, और अब इस कॉइल को लेके और इस मैग्नेट को लेके मैंने इसमें रिलेटिव मोशन स्टार्ट की, है ना। रिलेटिव समझते हो ना, पास आना दूर जाना। अब ये मोशन, रिलेटिव मोशन मैं ऐसे आपको शो कर रहा हूँ, हम इस तरीके से भी, है ना, कॉइल लेके मैग्नेट को ऐसा भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये मोशन हमको आसान पड़ती है। जब हमने प्रोडक्शन किया इलेक्ट्रिसिटी का तो हमने इस टाइप की मोशन को किया, इस टाइप की मोशन थोड़ी पॉसिबल नहीं होती, पास ले जाना दूर लाना बार बार। ठीक है, तो अगर हम एक मैग्नेट ले लें और एक ले लें कॉइल जो कि क्लोज्ड है, क्लोज सर्किट में है, और कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन जब हम करवाते हैं, रिलेटिव मोशन मतलब पास ले जा रहे हो आप इसको और फिर दूर ला रहे हो, इस टाइप से आप रिलेटिव मोशन करवा रहे हो। तो ये प्रोसेस करने से ही, रिलेटिव मोशन स्टार्ट करते ही, जैसे ही आप ये स्टार्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का कांटा जो है ये डिस्प्लेसमेंट शो करने लगता है, मतलब इसमें प्रेजेंस ऑफ करंट बताने लगता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉइल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन से, तो वास्तव में क्या हुआ वो देखें अपन। हमने अभी देखा कि मैग्नेट से लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली निकलती है N2S डायरेक्शन में, राइट, ये। और आपको पता है कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ये पोल के पास डेंसर होती है, फिर दूर जाने पर ऐसी फैलने लगती है, राइट, और ऐसा राउंड लगाने लगती है। तो वास्तव में जब आपने मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया, तो जब आप मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक ले जा रहे थे तो ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एंटर ज़्यादा करती हैं इसमें, किसमें, कॉइल में। और जब आप इसको बैक करते हो, मूव अवे करते हो, किसको, मैग्नेट को, तो लाइन ऑफ फोर्स में कमी आ जाती है, इससे दूर ले जाएंगे तो कम लाइनें जाएंगी इससे।
तो वास्तव में आपने रिलेटिव मोशन जैसे ही स्टार्ट किया तो हुआ क्या कि इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज हुआ। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स का बदलना, मतलब क्या बदलना भाई? फ्लक्स बदलना। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को किस नाम से जानते हो आप? फ्लक्स। अभी हमने देखा। तो जैसे ही हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करते हैं तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ड्यू टू विच एन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड इन द कॉइल। एक EMF जनरेट हो जाता है कॉइल में, जिसको हम इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं से हमने दिया नहीं है, ये उत्पन्न हो रहा है। दैट्स वाई इंडक्शन, इंड्यूस्ड, प्रेरित करना किसी को। हाँ, तो इस कॉइल में क्या होता है, बार बार फ्लक्स के चेंज होने से एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। हाँ, जिसके कारण कॉइल से एक करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और इस करंट के कारण ही गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया था। गैल्वेनोमीटर तो क्या, जरा सा भी करंट प्रेजेंट हुआ सर्किट में और ये बता देगा आपको। क्लियर? तो ये जो घटना हुई इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस बोलते हैं। और यही प्रोसेस के बाद, इस प्रोसेस के बाद से ही जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुआ भाई। हाँ, आप कोई भी जनरेटर या टरबाइन देखेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें एक मैग्नेट और एक कॉइल में रिलेटिव मोशन कराई जाती है। कोई भी जनरेटर देख लो, इंजन से घुमाते हो आप उसको, तो आप वास्तव में क्या कर रहे होते हो, एक मैग्नेट को एक कॉइल के अराउंड घुमा रहे होते हो। तो देखो, रिलेटिव मोशन में क्या हो सकता है कि कॉइल रुकी हुई है, मैग्नेट को घुमा रहे हो आप। एक दूसरा ये कर सकते हो कि मैग्नेट रुका है, कॉइल रोटेट कर रहे हो। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि दोनों रोटेट हो रहे हैं। रिलेटिव मोशन तो तीनों कंडीशन में हो जाएगी ना। तो वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट, what happens, the magnetic flux linked with the coil changes, due to which an EMF is produced in the coil, which is called induced EMF, and hence a current produced in the coil which is known as induced current, and this phenomenon or this process is known as electromagnetic induction. क्लियर? तो ये है भाई इंडक्शन की प्रोसेस। यहीं से बिजली का बनना शुरू हुआ है। इस प्रोसेस के दौरान कहीं कोई करंट थोड़ी दे रहे हो आप, आपने सिर्फ क्या किया है, मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन स्टार्ट की और करंट मिलने लगा हमको। हाँ, तो इसके बारे में फैराडे ने ये बोला, फैराडे ने अपने नियम दिए, फैराडेज लॉ। तो फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में ये बोला सिंपल कि देखो, जब हम चेंज रिलेटिव मोशन करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है। और ये इंड्यूस्ड करंट कॉइल में तब तक रहता है जब तक आप फ्लक्स की वैल्यू में चेंज करते रहेंगे। मतलब आप रिलेटिव मोशन करते रहोगे तो करंट बनता रहेगा, मोशन, रिलेटिव मोशन रोक दोगे तो करंट का बनना भी बंद हो जाएगा। ये बोला फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में। तो ये चीज़ भी आप जानते हो, जनरेटर जब तक डीजल है, इंजन घूम रहा है तो करंट देता है, वो जनरेटर बंद कर देते होंगे तो लाइट भी चली जाती होगी। फैराडे का फर्स्ट लॉ था वो। हाँ, सो वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी कॉइल, एन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन इट, due to which an induced current produced and this current or this EMF है ना last until, और है ना as long as
देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये उसने अपने पहले लॉ में बोला, ठीक। फिर उसने अपने तो क्या बोला पहले लॉ में फैराडे ने? सीधी सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो, जब तक रिलेटिव मोशन आप करते रहेंगे, हाँ, करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। रिलेटिव मोशन आप बंद कर दोगे तो करंट का प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, साधारण भाषा में, है ना। उसने ये बोला कि वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ magnetic flux linked with the coil changes due to which an induced EMF is produced in the coil. It remains until you continue change in magnetic flux. ये तब तक रहेगा जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते रहोगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस वजह से चेंज हो रहा था? रिलेटिव मोशन से चेंज हो रहा था ना। तो इसी को मैंने दूसरी भाषा में ये बोला कि जब तक रिलेटिव मोशन आप करते रहोगे तब तक करंट बनता रहेगा। रिलेटिव मोशन बंद कर दोगे, करंट का बनना भी बंद हो जाएगा। ये सिंपल भाषा में हो गया, लिखते समय हम वैसा लिखते हैं, ठीक है। फैराडे ने अपने सेकेंड लॉ में ये बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ईएमएफ समझते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ही ईएमएफ कहलाता है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ई से शो करते हैं इसको, है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, कि जब तक आप मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना तेजी से आप चेंज करोगे, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चेंज जितना तेजी से करोगे उतने ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज़ भी हमने गौर की है भाई। जनरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी स्पीड अगर कम हो जाए तो लाइट डिम हो जाती है, और स्पीड बढ़ जाती है तो लाइट भी तेज हो जाती है। हाँ, ये वास्तव में क्या है? फैराडे का सेकेंड लॉ है कि जितना तेजी से आप चेंज करोगे फ्लक्स में, हाँ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा या उतना ज़्यादा करंट बनेगा, साधारण भाषा में देखें तो, है ना। और उसने नेगेटिव साइन भी दिया था इसमें। नेगेटिव साइन के लिए उसने ये बोला था कि जो प्रोसेस होती है उसमें फ्लक्स के चेंज को अपोज किया जाता है। मतलब फ्लक्स का जो चेंज इन फ्लक्स है उसको इस प्रोसेस में अपोज फोर्स का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ उसने बताई थी। किसने? फैराडे ने। लेकिन इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया था फिर किसने? लेंज ने। लेंज ने पूरा, उसने ये बोला था कि ये नेगेटिव साइन जो है ये अपोज फोर्स के कारण उसने दिया था कि कोई चीज़ है उधर पर जो इस मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। मतलब मैग्नेट और कॉइल में आप आसानी से मोशन नहीं करवा पाओगे, आपको ताकत भी लगेगी। यही कारण है कि आप जनरेटर को हाथ से नहीं घुमा सकते भाई, है ना। बहुत पावरफुल ताकत चाहिए उसको घुमाने के लिए। वहाँ कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स था। अब वो क्या था उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया किसने? लेंज ने अपने लॉ में। इसके बाद हम देखते हैं लेंज ने क्या बोला। तो ये दो लॉ हैं किसके? फैराडे के। एक बार फिर से, पहले लॉ में क्या बोला उसने? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? सबसे पहले देखें हम, वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस due to which an EMF is produced in the coil which is known as induced EMF, है ना। और जब EMF प्रोड्यूस होगा तो हमको पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होने लगता है। तो जिससे इसमें क्या करंट फ्लो होने लगता है, इस करंट का नाम क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट। और ये जो पूरा फिनोमिनन हुआ है इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर?
फैराडे ने इसके बारे में अपने 2 नियम दिए। पहले नियम में उसने ये बोला कि चेंज करने से करंट फ्लो होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये कॉइल में तब तक रहेगा जब तक कि आप फ्लक्स में चेंज करते रहोगे। आप चेंज करना बंद कर दोगे तो करंट का प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। उसने अपने पहले लॉ में ये बोला। और दूसरे लॉ में क्या बोला उसने कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब फ्लक्स में जितनी तेजी से आप चेंज करेंगे उतना हायर वोल्टेज का ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज हाई होगा। क्लियर? तो ये है फैराडे के 2 लॉ। तो आफ्टर फैराडेज लॉ वी सी व्हाट? लेंज लॉ। तो देखो लेंज ने अपने लॉ में ये बोला कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम क्या दिया था अपन ने? तो जो इंड्यूस्ड करंट होता है ये उसी कॉज को अपोज करता है जिसके कारण ये खुद बना है या खुद का प्रोडक्शन हुआ। इन ईच कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ईच कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब यस कौन सी कंडीशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की? मैग्नेट को पास लाना और मैग्नेट को दूर ले जाना, 2 कंडीशन थी। रिलेटिव मोशन में क्या कर रहे थे आप? पास ला रहे थे फिर दूर ले जा रहे थे। तो लेंज ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बोथ प्रोसेस में, पास लाते समय भी और दूर ले जाते समय भी, ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि ये उसी कॉज का अपोज करेगा जिसके कारण ये खुद बना है। किसके कारण बनी है करंट? मोशन के कारण बनी है। ये मोशन को ही अपोज करती है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इन ईच कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट, the direction of induced current in such a way that it opposes the cause which produces it। जिसने इसको उत्पन्न किया है उसी को अगेंस्ट करती है, अपोज करती है। हाँ, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए लेंज ने ये बोला, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया उसने कि क्यों अपोज करता है। तो उसने ये बोला कि जब आप सपोज मैग्नेट के, जैसा कि मैंने फिगर में शो किया है, एन पोल को, है ना, मैग्नेट के एन पोल को कॉइल के नज़दीक ले आए। ये मैग्नेट था, हम इसको उस तरफ ले जा रहे थे जबकि कंडीशन है ये, आगे मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे दिया। हाँ, तो उसने बोला कि ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। अच्छा, आपको ये भी पता है कि कॉइल में करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा पोल होगा, एन पोल होगा कि एस पोल होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई है क्या कि किसी भी कॉइल में जहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है करंट का, वो साउथ पोल के जैसे बिहेव करता है, और जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो का मतलब है करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है किसी मैग्नेट का क्या पोल। ये आपको पता है ना? हाँ, तो लेंज ने इसका डिस्क्रिप्शन यहीं से दिया भाई। उसने ये बोला कि जब हम मैग्नेट का एन पोल कॉइल के नज़दीक ले जाते हैं तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से हो जाता है कि मैग्नेट कॉइल का वो वाला पार्ट जो उस मैग्नेट के सामने है ये भी मैग्नेट के एन पोल के जैसे बिहेव करने लगता है। यस, when we brought n pole of magnet near to the coil, the surface of the coil which is just in front of the magnet behaves like the n pole of a magnet। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा कि कॉइल की ये सरफेस एन पोल के जैसे बिहेव करेगी। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपल्ड करते हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करने लगेगा। आप मैग्नेट पास ले गए, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करने लगा। तो अब अगर आपको मैग्नेट को कॉइल के पास और ले जाना है तो आपको उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट ताकत लगानी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा, राइट?
तो दैट्स वाई करंट आई का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो मैग्नेट के पास आने को अपोज करने लगती है। और जैसे ही आपने अवे मूवमेंट किया, इसका पीछे खींचा मैग्नेट को वापस, मैग्नेट को जैसे ही हम बैकवर्ड पुश करते हैं तो फट से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन चेंज होगा और कॉइल का सरफेस एस पोल के जैसे बिहेव करने लगेगा। नाउ अट्रैक्शन फोर्स वर्क्स बिटवीन बोथ। हाँ, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब आप दूर ले जाओगे तो वो अपनी तरफ खींचेगा, अब मतलब दूर नहीं जाने देगा उसको। क्लियर? तो इस तरीके से लेंज ने इसको डिस्क्राइब किया कि जो करंट है वो किस तरीके से अपोज करता है। फैराडे ने माइनस साइन अपने फॉर्मूले में दे के बताया था कि कोई चीज़ है यार जो इसको अपोज करती है, वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, लेकिन उसने सेकेंड लॉ में माइनस तो लगाया कि जब हम ये प्रोसेस कर रहे थे तो बहुत ताकत लग रही थी, लेकिन किस वजह से हो रहा था वो नहीं बता पाया। इसको डिस्क्राइब किया लेंज ने। लेंज ने क्या बोला कि इन बोथ द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट मीन्स व्हेन वी ब्रिंग द एन पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल and when we brought it away from the coil, in both the condition the direction of the induced current in the coil in such a way that it opposes the cause which produces it. When we bring N pole near to the coil, the surface of the coil behaves like N pole, due to which a repulsion works acts between them. So when we bring more near magnet more near to the coil, we have to do some work for this, and when we move the magnet away from the coil, the surface of magnet become the direction of current in the coil in such a way that the surface of the coil behaves like as pole of a magnet, due to which attraction works between them and we move away from the magnet away from the coil. We have to do some work for that. अट्रैक्शन है, आप खींचोगे तो ताकत लगेगी। रिपल्सन है, आप पास ले जाओगे तो ताकत लगेगी। कभी दो मैग्नेट के एन पोल को पास में लाने की कोशिश करना भाई, आपकी बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। एन पोल आप देखते हो ऐसा ऐसा हिलने लगता लेकिन चिपकता नहीं है। एक छोटा छोटा मैग्नेट लेके देख लेना, और एस पोल और एन पोल है चिपक गए हैं तो उसको खींच के अलग करने में भी आपको ताकत लगेगी। नहीं होता क्या ऐसा सिंपल मैग्नेट में? बिल्कुल वही घटना यहाँ हो रही होती है। क्लियर? हाँ, तो लेंज का लॉ और उसका एक्सप्लेनेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखने आते रहते हैं भाई। और तीसरा इसका पॉइंट बनता है क्या? व्हाट इज लेंज लॉ? एक्सप्लेन लेंज लॉ। तो लेंज लॉ ने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ईच कंडीशन में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि वो उसी कॉज को अपोज करता है जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस हुई है। इन ईच कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। एक्सप्लेनेशन में उसने क्या दिया कि व्हेन वी ब्रिंग एन पोल ऑफ अ मैग्नेट नियर टू द कॉइल, द सरफेस ऑफ द कॉइल बिहेव्स लाइक एन पोल, due to which it opposes nearby movement of the magnet. एन पोल में क्या होगा? रिपल्सन होगा, बाहर फेंकेगी लेकिन आप अपोज करेगा। और when we bring एन पोल away from the coil, the surface of coil behave like S pole of a magnet, due to which it opposes away movement of magnet. ये उसने एक्सप्लेनेशन दिया। तीसरा क्वेश्चन लेंज के नियम का, तीनों बनेंगे, तीनों एक साथ आते हैं भाई, पूरा बढ़िया 4-5 मार्क्स का इकट्ठा आएगा। लेंज का नियम बताओ, एक्सप्लेनेशन दो, और इसकी सिमिलरिटी बताओ आप क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि इस प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व्ड है, बताइए। आप हिला रहे हो तो वर्क कर रहे हो ना, तो कहाँ जा रहा है वर्क? तो देखिए अभी आपको ये लग रहा है कि यार क्या प्रोसेस है ये, हमने मोशन किया और करंट आने लगा, तो वास्तव में ये करंट आया कहाँ से? तो देखो उसके लिए उसने ये बोला कि जब आप एन पोल को नज़दीक ले जा रहे थे तो
कॉइल का जो सरफेस है वो भी किसके जैसे बिहेव कर रहा था, एन पोल के जैसे ही। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। अब रिपल्सन फोर्स वर्क करने लगा, लेकिन आप फिर भी पास तक तो ले जाना पड़ेगा, आप रिलेटिव मोशन कर रहे हो, तो रिपल्सन फोर्स वर्क करने लगा, फिर भी आप नियर ले गए हो किसको, मैग्नेट को कॉइल के। तो हमको उस रिपल्सन वर्क के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और हमारे द्वारा किया गया ये जो वर्क डन है यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कॉइल में प्रकट होता है। आपने जो वर्क डन किया ना इसको पास ले जाते समय, वो पूरा का पूरा वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11th, वर्क ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। आपने जितने भी डेरिवेशन किए होंगे एनर्जी के, सब वर्क डन से किए होंगे आज तक। तो हमने जो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन किया है वो वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कॉइल में आ जाता है। और जब हम मैग्नेट को अवे मूव करते हैं तो कॉइल का ये सरफेस एस पोल के जैसे बिहेव करने लगता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। और फिर भी हम अगर मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो हमको इस अट्रैक्शन वर्क के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और ये वर्क डन फिर से कॉइल में किस फॉर्म में प्रकट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रकट होता है। तो ये करंट बिल्कुल किसी जादू से नहीं आया है भाई। हमने जो काम किया था ना ब्रिंग करने में नियर और अवे, वो हम जो काम कर रहे थे वो एनर्जी के फॉर्म में मिलने लगा था। हाँ, ऐसे उसने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया इस घटना का भाई। किसने, लेंज ने। और फैराडे के माइनस साइन को भी इसने डिटरमाइन कर दिया कि वो अपोजिंग साइन है, मेहनत लगती है इस काम में। क्लियर है?